हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के लिए एक और मॉक टेस्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस होने वाला है। और साथ ही जो है सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी आपका स्कोर रहता है वो नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मॉक टेस्ट सीरीज के पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका भी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो उनको भी जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि जठर रस यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस है, इसका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं लीवर यानी कि यकृत में, ऑप्शन बी पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में, ऑप्शन सी स्टोमक यानी कि आमाशय में, या फिर ऑप्शन डी इंटेस्टाइन यानी कि आंत में। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो जठर रस होता है इसका निर्माण होता है आमाशय यानी कि स्टोमक में, और इसके अंदर दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है प्रोटीन के पाचन में सहायता करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सम आवेशित कण, ठीक है, समचुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है, तो कण का जो पथ होगा वो इस प्रकार का होगा, यानी कि पाथ ऑफ द पार्टिकल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं कुंडलिनी पथ, वृत्ताकार पथ, रेखीय पथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, समचुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर जो है, अगर आपके कण समानांतर प्रवेश करता हो तब तो जो है उसका पथ होगा रेखीय पथ। तो यहाँ पर बोला गया था क्वेश्चन में कि समानांतर प्रवेश करता है, तो अगर समानांतर प्रवेश करेगा तब तो उसका पथ हो जाएगा रेखीय पथ। ठीक है, और अगर वो लंबवत प्रवेश करता, ठीक है, लंबवत प्रवेश करता, तब उसका पथ होता वृत्तीय पथ यानी कि सर्कुलर पाथ। और अगर कोई अन्य कोण पे प्रवेश करता तब उसका पथ हो जाता कुंडलिनी पथ। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपको याद रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेक्सोनोमी का जनक जो है किसे कहा जाता है। देखिए, ये जो जनक वाले क्वेश्चन होते हैं ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इचलर, एंगलर, कार्ल लिनियस, या फिर बेथम और हुकर। तो टेक्सोनोमी का जो जनक है ये कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये टेक्सोनोमी है क्या। तो जो वर्गीकी होती है ना, उसी को ही टेक्सोनोमी बोला जाता है। ठीक है, तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें कि सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है, उसी को वर्गीकी या टेक्सोनोमी कहा जाता है। और कार्ल लिनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का जनक या पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में एक जीके का कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शंस हैं शिकागो, न्यू जर्सी, बोस्टन, या फिर न्यूयॉर्क। तो देखिए जो दोस्तों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर है ये आपके न्यूयॉर्क में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का ही मतलब कि एक पार्ट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में, यानी कि 1945 में। ठीक है, और सुरक्षा परिषद में जो है कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है 15 मतलब कि राष्ट्र जो है ये सदस्य होते हैं। कितने? 15 राष्ट्र जो है इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें कि 5 तो जो है परमानेंट होते हैं। ठीक है, परमानेंट कितने होते हैं? 5, और 10 जो है अनपरमानेंट होते हैं, यानी कि अस्थायी होते हैं। ठीक है, और भारत जो है वो 1 जनवरी 2021 से जो है 2 वर्षों के लिए मतलब कि इसका जो है अस्थायी सदस्य भी बना था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन प्रकार के जो अर्धचालक है इनका शुद्ध आवेश होता है सकारात्मक, ऋणात्मक, कभी सकारात्मक तो कभी ऋणात्मक, या फिर ऑप्शन डी शून्य। तो देखिए एन प्रकार और पी प्रकार ये जो दोनों ही अर्धचालक होते हैं, यानी कि जो दोनों ही टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, ये शुद्ध आवेश इन पर जो है शून्य होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर बात करें एन प्रकार के अर्धचालक को लेकर, तो शुद्ध आवेश जो है इनका तटस्थ होता है,
लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जो कि नकारात्मक आवेश होते हैं, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर जो है तटस्थ होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को जो है संतुलित करने के लिए समान मात्रा में जो है धनात्मक आवेश केंद्र भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि 49th पैरेलल लाइन यानी कि 49वीं समानांतर रेखा जो है ये कौन से दो देशों के बीच में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके नेवी, एसएसआर, एमआर, कोस्ट गार्ड और साथ ही जो है एयरफोर्स काफी बार जो है रिपीट देखने को मिले हैं। तो देखिए 49th पैरेलल लाइन को लेकर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो रेखा है ये आपके यूएसए और कनाडा इन दो देशों के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शंस को लेकर बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा जो है कौन से दो देशों के बीच में है, तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब देखिए यहां पर एक और है कि फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मैगीनोट रेखा, ठीक है। कौन सी है, मैगीनोट रेखा, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर देखें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को लेकर, तो यहाँ पर हो जाएगी आपके 38th पैरेलल लाइन, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, 38th पैरेलल लाइन। अब एक सवाल मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछ लेता हूँ, अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे तब तो आप कमेंट में आंसर बता देंगे। तो आपको बताना है कि जो डूरंड रेखा है वो कौन से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहां पर देखिए आपका जो है रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो है आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से जो है उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए इस सीरीज में जो है क्वेश्चन मार्क किसको रिप्लेस करेगा ये आपको बताना है। तो सीरीज को देखते हैं, तो सीरीज जो है जेड से वाई की ओर जा रही है, फिर जो है वाई से एक्स की ओर जा रही है, और x से w की ओर जा रही है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर -1 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फिर w से -1 हुआ तो v आ गया, और फिर v से भी जो है जब हम -1 करेंगे तो क्योंकि v आता है 22 नंबर पे, तो उससे पहला वाला 21 नंबर वाला लेटर आएगा, 21 नंबर पे आता है u, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर a से b यानी कि +1 जा रहा है, ठीक है। फिर b से c यानी कि फिर से +1 जा रहा है। फिर देखिए C से D यानी कि फिर से +1 लेटर आगे बढ़ रहा है, D से E हो जाएगा, और फिर जो है E से F आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल f आएगा, ठीक है। तो UF हो गया ये। अब अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप आंसर यहीं से बता देंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में जो है ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C में, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें आगे क्या हो रहा था, तो देखिए F से जो है यहाँ पर E हुआ, फिर D हुआ, फिर C हुआ, फिर B हुआ, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है -1 होगा तो A ही आएगा, ठीक है। तो UFA इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीरीज के क्वेश्चन आपको नेवी में देखने को जरूर से मिलते हैं, चाहे वो आपकी लेटर सीरीज हो या फिर नंबर सीरीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि फ्रेंच वर्ड को इस तरीके से डिनोट किया जाता हो और हैपन वर्ड को इस तरीके से लिखा जाता हो तो जर्मन वर्ड को किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के जो है आपके नेवी में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। और ये जो है बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है तो आप लोग जो है इनको आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं जो है यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंच वर्ड को जो है इसके अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ कि यहाँ पर जो है इसने कैसे बोला है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लिया है। तो अब देखिए फ्रेंच वर्ड में अगर आप देखेंगे ना तो इसमें जो है अंग्रेजी वर्णमाला का जो है उल्टा क्रम लिखा गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर H, तो H जो है सबसे लास्ट में है, और H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, तो इसको शुरू में लिख दिया। फिर C देखिए कितने नंबर पे आता है, तो C आता है 3 नंबर पे, तो इसको शुरू में लिख दिया 3। फिर N आता है आपके अल्फाबेट में 14 नंबर पे, तो इसको 14 लिख दिया। फिर E जो है 5 नंबर पे आता है, तो इसको 5 से लिखा गया है। फिर R 18 नंबर पे आता है, तो इसको 18 लिखा गया है यहाँ पर। और उसी प्रकार से जो है आपके F आता है 6 नंबर पे, तो इसको 6 लिख दिया गया है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से हम जो है जर्मन वर्ड को लिखेंगे, तो मैं यहीं पे इसको लिख देता हूं। तो देखिए सबसे पहले N वाला लिखा जाएगा, तो N आएगा 14 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद में A को लिखा जाएगा, तो A आ जाएगा 1 नंबर पे। फिर देखिए M है, तो M यहाँ पे आएगा 13 नंबर पे, क्योंकि M आता है 13 पे, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा अगर आप यहाँ पर, तो R दिया हुआ है, तो R आएगा आपका 18 नंबर पे। उसी प्रकार E आ जाएगा 5 नंबर पे, और G आ जाएगा 7 नंबर पे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के अंदर
दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में दोस्तों कि सिलेक्ट द ऑप्शन जो कि आपके प्रॉपर यहाँ पे फिल करता हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपके लिए क्वेश्चन है कि द 21st कारगिल विजय दिवस या फिर विक्ट्री डे वाज डैश ऑन 26 जुलाई अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पर आपको जो है सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था और उससे पिछले मॉक टेस्ट में भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है आपको मीनिंग जरूर से पता होने चाहिए। तो देखिए कॉन्क्लूड यानी कि क्या होता है, कॉन्क्लूड यानी कि निष्कर्ष निकालना। क्या होता है, किसी चीज का निष्कर्ष निकालना। ठीक है, उसके बाद सेलिब्रेटेड यानी कि क्या होता है, सेलिब्रेटेड यानी कि एक तरीके से मनाना या खुशियां मनाना या मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉरगटन दिया हुआ है, फॉरगेटिंग यानी कि भुला देना। ठीक है, और लास्ट दिया हुआ है आपको यहाँ पे अटेंडेड, जिसका मतलब होता है किसी चीज में शामिल होना या किसी चीज को अटेंड करना। तो अब देखिए आप खुद समझदार हैं, आप लोग बताइएगा यहाँ पे क्या आ सकता है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी सेलिब्रेट आएगा, यानी कि मनाया गया। 21st कारगिल विजय दिवस जो है वो आपके 26 जुलाई को मनाया गया पूरे देश भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके सिलेबस में जो है एक टॉपिक दिया हुआ है फुल फॉर्म वाला। तो यहाँ पर देखिए एलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है, सिंपली आपको याद रखना है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, और ये जो है क्या काम करता है, अच्छा इसमें कौन सा जंक्शन होता है, तो पीएन जंक्शन डायोड होता है ये। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 मिसिंग नंबर का एक बेसिक सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रिप्लेस होगा। तो आप लोग जो है दोस्तों क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करते हुए चलिए, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस जो है बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क किसको रिप्लेस करेगा। तो यहाँ देखिए अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और 4 का स्क्वायर कर दूं, तब तो देखिए 141 आएगा नहीं। उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर अगर 5 का क्यूब कर दिया जाए, ठीक है, 5 का तो क्यूब कर दिया जाए और 4 का स्क्वायर कर दिया जाए, तो 5 का क्यूब हो जाएगा आपका 125 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। दोनों को जोड़ेंगे 141 आ जाएगा। उसी तरीके से देखिएगा मैं यहाँ पर 6 का भी क्यूब कर देता हूँ और उससे अगला जो नंबर है 2 उसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो 6 का क्यूब आपको पता है 216 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 220 हो गया। चलिए ये पैटर्न एकदम सही है। तो उसी तरीके से देखिए 7 का क्यूब हम निकाल लेंगे पहले और फिर जो है आपके 3 का स्क्वायर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 7 का क्यूब यानी कि 343 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 343 और 9 को ऐड करेंगे 352 आ जाएगा। 352 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन और उसका पैटर्न समझ में आ रहा है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्विज, पीडीएफ्स और नोट्स वगैरह आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इंग्लिश का, और इसमें से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, प्रीपोजिशन। तो देखिए यहां पर सेंटेंस है कि प्लीज गो विथ डैश सिस्टर टू द मैच। तो यहां पे क्या आएगा, मी एंड माइन, आई एंड माई, मी एंड माई, या फिर आई एंड माइन। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मी एंड माई। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए विथ आया है, ठीक है, और विथ के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस में मी आता है। ठीक है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने रूल कि विथ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में मी आता है और सिस्टर के पहले जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव माई आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। तो सेंटेंस बनेगा प्लीज गो विथ मी एंड माई सिस्टर टू द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को कल जो है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में भी दिया था। तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मायोपिया का जो है मतलब कि दूसरा नाम क्या है। ठीक है,
यानी कि जो आपके मायोपिया है इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं आपको यहाँ पर, जरा दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या फिर दृष्टि वैषम्य। ठीक है, तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष जो कि मायोपिया कहलाता है, ये आंखों का दोष है, नियर साइटनेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफी लोगों ने जो इसका सही आंसर दिया था, लेकिन काफी लोगों ने जो इसका गलत आंसर भी दिया था। अब मायोपिया रोग में होता क्या है? मायोपिया रोग में जो है आपको निकट की जो चीजें होती है वो तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की चीजें होती है ना वो आपको यहाँ पर साफ दिखाई नहीं देती है। और आंखों का ये जो दोष है ना, ये उत्पन्न होने पर क्या होता है कि प्रकाश की जो समानांतर किरण पुंज है ये आंख द्वारा अपवर्तन के बाद में रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना देती है, ना कि रेटिना पर। ठीक है, जिसके कारण जो है आपको निकट की चीजें तो साफ दिखाई दे देती है, लेकिन दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर जो है आपको दोस्तों एंटोनियम बताना है, और ये वर्ड दिया हुआ है आपको इग्नोरेंट। काफी सिंपल सा वर्ड है, आप सभी को पता होगा। इग्नोरेंट यानी कि एक तरीके से अनजान होना या फिर अज्ञानी भी आप बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? अनजान होना या फिर अज्ञानी होना। ठीक है, दोनों आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए ऑप्शंस हैं सिंपल, इनोसेंट, क्रूड या लर्नड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका लर्न का मतलब क्या होता है? लर्न का मतलब होता है एक तरीके से आपके शिक्षित। ठीक है, तो लर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें, सिंपल यानी कि साधारण होता है, क्रूड एक अच्छा वर्ड है तो इसका मीनिंग आप याद रखिएगा, क्रूड यानी कि कच्चा, कोई चीज जो कच्ची है उसके लिए क्रूड बोला जाता है। इनोसेंट यानी कि मासूम। ठीक है, मीनिंग्स आप लोग साथ में नोट करते हुए चलते रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक वयस्क मानव शरीर में जो है कितने लीटर रक्त मौजूद होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन हो जाता है बायोलॉजी का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो है औसतन आपके 4.5 लीटर से लेके 5.7 लीटर तक जो है ब्लड देखने को मिलता है। और स्त्रियों में जो है पुरुषों की अपेक्षा जो है आप देखेंगे तो 20 से लेकर जो है 25% ब्लड जो है कम पाया जाता है। ठीक है, और ब्लड को लेकर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक होता है, और इसका रंग जो है वो लाल होता है। और लाल रंग क्यों होता है? तो इसमें एक जो है पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके कारण से होता है। और जो ब्लड का लगभग भाग है वो 55% भाग आप मान के चलिए प्लाज्मा का बना हुआ होता है, और 45% भाग जो है वो आपके जो मतलब ब्लड कार्पल्सल्स जो होती है, ब्लड सेल्स, उनका बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है कि एक आवेशित कण जो एक समान चाल से गति कर रहा है वो क्या उत्पन्न करता है। नेवी एसएसआर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पे। केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर ऑप्शन डी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी। तो देखिए कोई भी आवेशित कण जो है वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा गतिमान आवेशित कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो कोई आवेशित कण तो करेगा क्या? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न। ठीक है, और गतिमान आवेशित कण क्या करेगा? वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यानी कि समान चाल से चलता हुआ आवेशित कण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर से याद रखिएगा, समान चाल से चलता हुआ आवेशित कण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम जो है किस स्थान से होता है। रिवर्स का टॉपिक आपको दिया हुआ है एग्जाम में और सिलेबस में, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ब्रह्मगिरी जो है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है और नासिक जिले में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के पास में जो है त्र्यंबकेश्वर है, वहां से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करंट आंसर हो जाएगा कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, और गोदावरी नदी जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कितनी किलोमीटर की हो जाएगी? तो ये जो है लगभग आपके 1465 किलोमीटर की लंबाई, ठीक है, कवर करती है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफी बार जो एग्जाम्स में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारत का जो है पहला उच्चतम न्यायालय, ठीक है, यानी कि फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कहां पर स्टैब्लिश हुआ। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पंजाब।
तो देखिए इसका जो है आंसर कर देते हैं कैंडिडेट दिल्ली, जिसकी वजह से ये आपका गलत हो जाता है। भारत में जो उच्च न्यायालय संस्था है, इसका जो सर्वप्रथम गठन है ये आपके 1862 में यानी कि 1862 में हुआ, जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब हुई थी तो आप याद रखेंगे यहाँ पर 1 जुलाई 1862। ठीक है, मुंबई में हुई थी आपके 1862 में ही, लेकिन 14 अगस्त को हुई थी। ठीक है, और मद्रास में हुई थी 15 अगस्त 1862 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सीपीआर का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सीपीआर का पूरा नाम आपको बताना है। बायोलॉजिकल के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और फुल फॉर्म वाले टॉपिक में से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफी बार आप लोगों ने सुना भी होगा। तो सीपीआर का पूरा नाम होता है आपके कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये करता क्या है, सीपीआर है क्या, तो इस तकनीक का जो उपयोग है ये मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए या फिर जो है आप बोल सकते हैं कार्डियक अरेस्ट के टाइम पर जो है इसका यूज में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए फिजिक्स का कि आदर्श वोल्ट मीटर और आदर्श अमीटर इनके प्रतिरोध जो है कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है क्या होता है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। और एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है वो आपके शून्य यानी कि जीरो होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर एक उपकरण होता है जिसका उपयोग जो है परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतरों मापने के लिए किया जाता है। आपने 11th-12th में पढ़ा है, आई होप आपको याद होगा। और अमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग जो है परिपथ में होने वाली धारा का मान जो है मापने के लिए किया जाता है। तो सवाल का आंसर आप समझ गए होंगे कि क्रमशः शून्य और अनंत हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो वो आप नीचे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, इसका जो भी राइट आंसर है वो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए सवाल है कि जो भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र है यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का, ये कहां पर स्थापित किया गया था। ऑप्शंस हैं तारापुर, ककरपुर, केगा या फिर कल्लपक्कम। जो भी इसका राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और चैनल के साथ में अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।